अगर आपको सीयूटी का एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जो आपको जरूर करने होते हैं। वो बेसिक पैरामीटर्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको अपने एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना होता है। उसके बाद जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके डिटेल सिलेबस को आपको जानना होता है। उसके बाद उसके पीवाईक्यूज को जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उस पीवाईक्यूज से ही आप ट्रेंड एनालिसिस कर पाते हैं कि पास्ट ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही साथ किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर ये सारी चीजें आपको पता चल जाए तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रैटेजी के बाद स्टडी प्लानर के अकॉर्डिंग जो है आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। और यही एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होता है सीयूईटी के एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। अगर सीयूईटी यूजी 2027 की आप तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल साइंस आपका वन ऑफ द डोमेन है, तो इस वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट सिलेबस, उसके पीवाईक्यूज, ट्रेंड एनालिसिस, स्ट्रैटेजी, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और कुछ पीवाईक्यूज आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ कैसे आप सीयूटी यूजी 2027 की तैयारी अभी से ही बेहतर कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। मैं अमित तिवारी आप सभी का ह्यूमैनिटीज डोमेन मेंटर एक बार फिर से आपके इस प्यारे चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम आपके लिए काफी आसान बनाने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस डोमेन है और आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप कब से चाह रहे हैं कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो। बाकी मैं बात करता हूं आपके इस एग्जाम के पेपर एनालिसिस के बारे में, ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहता है, कैसे प्रिपेयर करना है, पीवाईक्यूज क्या है और ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है अभी तक का। सबसे पहली चीज कि सीबीटी मोड में बेटा आपका एग्जाम होगा। यहां पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर सही करोगे तो 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो -1 मिलेगा, अगर छोड़ दोगे तो 0 मिलेगा। उसके बाद 13 मीडियम में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। आप किसी भी एक मीडियम में एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आपके पॉलिटिकल साइंस में अनेक तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही डाइवर्स तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपके यहां जनरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जनरल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है सर? तो मैं तुम्हें बता दूं, जनरल क्वेश्चन का मतलब होता है जब आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है। एक प्रॉपर एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने ला करके दे दिया जाए कि राज्य की परिभाषा बता दीजिए क्या है, या फिर शॉक थेरेपी की परिभाषा बता दीजिए क्या है, तो वो आपका जनरल क्वेश्चन में आता है। दूसरा आता है आपका असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस वो होते हैं बेटा जहां पे आपको एक कथन दिया जाता है और एक अभिकथन दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या असर्शन रीजनिंग दोनों सही है, क्या रीजनिंग असर्शन को प्रूव कर रहा है, क्या एक सही है 2 गलत है, या दूसरा सही है 1 गलत है। ये आपको चूज करना रहता है। इसमें बहुत ही एक सिंपल ट्रिक लगता है, बच्चे यहां पे बहुत गलती करते हैं, बच्चों को ये बहुत टफ लगता है। जो भी ऐप के बच्चे हैं उनको मैं ये ट्रिक बताता हूं, आप परेशान मत होइए। जिसको भी मैं पढ़ाता हूं, ऐप हो यूट्यूब पे, आपको ये ट्रिक मैं बताता हूं। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जो बच्चों को टफ लगता है वैसे भी पूछा जाता है। उसके बाद केस स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केस स्टडी के क्वेश्चन कि आपको एक कार्टून दे दिया, एक पैरा दे दिया और उस हिसाब से 5 क्वेश्चन पूछता है, तो आपके पास 25 नंबर आपके हाथ में बस एक ही क्वेश्चन से आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है। मैच द फॉलोइंग में भी 2 तरह का क्वेश्चन पूछता है। एक तो किसी एक चैप्टर से उठा लिया, मान लो एक नाम के चैप्टर से उठा लिया कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में कौन कौन लीडर्स रहे हैं, किस किस देश से रहे हैं, वो सिंगल चैप्टर से। कभी कभी मिक्स चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि एक तरफ लीडर्स दे दिया है पूरे बुक 2 से उठा करके पॉलिटिक्स इन इंडिया से, और एक तरफ उनकी पार्टीज दे दिया है, या फिर पार्टीज नहीं, उन्होंने क्या क्या किया है या फिर क्या स्लोगन है या किस चीज से जुड़े हुए वो दे दिया है। तो आपका मिक्स चैप्टर वाइज भी आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस आते हैं, ठीक है, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, ठीक है, उस तरह से इंपॉर्टेंट प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। रियो डी जेनेरियो समिट कहां पे हुआ था, तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स एंड बॉक्सेस। जब आप एनसीईआरटी को कवर अप करते हैं तो आप कीवर्ड और बॉक्सेस को छोड़ देते हैं और वहां से भी क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहां पे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का,
ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जो कि पूछा जाता है। वर्ड मीनिंग और फुल फॉर्म का भी क्वेश्चन आता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फुल फॉर्म क्या हुआ, सॉरी नैम का मूवमेंट क्या हुआ, सीटो का मूवमेंट क्या हुआ, फुल फॉर्म क्या हुआ, उसके बाद नाटो का फुल फॉर्म क्या हुआ, ये से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है। अब टफ क्या लगता है कि सर एक क्रम में हम कैसे लिखेंगे, हाउ विल आइडेंटिफाई कि ये इंसिडेंट हुआ था। इसके लिए एनसीईआरटी को आपको स्टोरी के फॉर्म में जब आप ऐप पे पढ़ेंगे तो मैं आपको जब पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा और आखिरी चैप्टर तक मैं जब आपको लाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये स्टोरी शुरू होती है और ये स्टोरी कहां खत्म होती है। तो शुरू से जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जब मैं तुमको कुंडली पकड़ा दूंगा तो तुम्हारे लिए आसान हो जाता है इस क्रोनोलॉजी को अच्छे से करना। और फिर भी अगर दिक्कत होती है तो मैं ऐप पे आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एक टाइमलाइन की शीट। टाइमलाइन की शीट मैं हर साल प्रोवाइड करता हूं और इस बार भी आप पे प्रोवाइड कर दूंगा और ये शीट आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस को आप करते हैं। अब तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डेली क्लास करें, उस क्लास के बाद आप डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद आप मॉक टेस्ट दें, आप प्रैक्टिस सेट दें, टेस्ट सीरीज दें और फिर एक परफेक्ट जो है मेंटरशिप और गाइडेंस में अपनी तैयारी करें। आपका रिजल्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, उस तरह से सीरियस होकर के रहोगे तो तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा और आप जो है डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज के टॉप नॉर्थ कॉलेजेस में पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री ऑनर्स जैसे कोर्सेज भी आप कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नीचे एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और आप हमारे बैच से जुड़ जाइए। हमारे बैच पे 8433341026 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके हमारे बैच से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़ जाइए। अब बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि पीवाईक्यूज क्या रहे हैं। 2024, 25, 26 की बात करें तो 24 में आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था और 2025 की बात करें तो देखो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 25 में आप देखोगे किसी एक चैप्टर से एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, मतलब कि अगर एक शिफ्ट में 4 पूछा गया तो दूसरे शिफ्ट में 3, फिर किसी शिफ्ट में पूछा ही नहीं गया, किसी शिफ्ट में 2, किसी शिफ्ट में 1, किसी शिफ्ट में 3। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इन सब के बीच तुम एक चीज ध्यान देना, कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जैसे अल्टरनेट सेंटर्स ऑफ पावर, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, साउथ एशिया, फिर इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपका हुआ। ये कुछ चैप्टर्स है यहां से जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बुक 2 पे अगर हम लोग आए तो यहां पे सिलेबस में मैं भी डिटेल आऊंगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, रीजनल एस्पिरेशन, रिसेंट इश्यूज एंड क्राइसिस, ये कुछ चैप्टर्स है जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। आप ये शिफ्ट्स में वेरिएबिलिटी देखेंगे, कोई एक चैप्टर से पर्टिकुलर ये नहीं रहता है कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हर चैप्टर को टच किया जाता है और उसमें भी कुछ चैप्टर्स है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 23 क्वेश्चंस जो हैं वो 2024 के ऑफलाइन में पूछे गए थे। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से 27 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें इजी 9 थे, हार्ड 13 था, इजी 9 और 13 थे, बुक में मीडियम 10 और 7 और हार्ड 4 और 7 क्वेश्चन थे बेटा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो चैप्टर वाइज एक बार फिर से आप देखिए बाइफर्केशन किस तरह से किया गया है। इसमें भी कभी भी एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं रहता। 2024 की अगर हम लोग बात करें, 23 की हम लोग बात करें तो मैंने 23 बताया, 24 बताया, अब 25 बताया, 24 बताया, 23 की बात करते हैं। 23 की बात करें तो एक बार फिर से सिलेबस आपका छोटा हुआ है और उसमें कोल्ड वॉर, यूएस हेजेमनी वगैरह था, अब वो कट चुका है। लेकिन देखोगे कहीं भी एक प्रॉपर तुम्हें विजिबिलिटी नहीं दिखेगी कि एक ही पैटर्न या एवरेज फॉलो हुआ है। यहां पे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो है 2023 का एनालिसिस। अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं साइड हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो। अब सिलेबस क्या है, सिलेबस डिटेल सिलेबस की बात करें तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आता है और एनसीईआरटी ही आपका बाइबल है, एनसीईआरटी ही आपकी गीता है, एनसीईआरटी ही आपका कुरान है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरी चीज, अब इसके एनसीईआरटी के बीच में जो आपका न्यू एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है। 7 टोटल 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, 7 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, बाकी आपके 8 क्वेश्चन चैप्टर्स पढ़ते हैं आप दूसरे वाले बुक से। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से। ठीक है, अब यहां पे आपको एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस,
नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का मतलब है फर्स्ट चैप्टर है जहां पे राष्ट्र निर्माण की, जब राष्ट्र बनता है 1947 में भारत, तो उसके पास क्या चुनौतियां होती हैं। तो 3 चुनौतियां होती है। एक तो भारत को एक करना, वो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना कब करना, दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। तीसरा, कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़े। जब देश की सारी समस्याएं हम लोग सुलझा लेते हैं तो फिर हम चलते हैं विदेश नीति पे, जो कि चौथे चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद भारत की राजनीति को हम लोग समझते हैं पांचवें और छठे चैप्टर में, कि किस तरह से कांग्रेस ने इस राजनीति को डोमिनेट किया और किस तरह से 1975 तक कांग्रेस जो है पूरी दबाव में रहती है, और कांग्रेस जो है किस तरह से उस शीर्ष स्थान को सरकार चलाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कैसे हर क्षेत्र की महत्वाकांक्षाएं राइज होती हैं और कैसे 1977 के बाद उसको डील किया जाता है। ठीक है, कश्मीर का मुद्दा देखेंगे, आसाम का मुद्दा देखेंगे, पंजाब का मुद्दा देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद डेमोक्रेटिक अपसर्जेस और रिसेंट इश्यूज में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 1989 के बाद अभी तक भारत की लोकतंत्र की राजनीति चली है और किस तरह से वो आगे काम करती है। वहीं दूसरे बुक में अगर हम लोग बात करें तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जिसको हम लोग आईआर भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे राजनीति चलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे 1945 से 1991 तक अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चलता है। इसी बीच कैसे यूरोपियन यूनियन का राइज होता है, कैसे चाइना का राइज होता है। जब 1991 में यूएसएसआर टूटता है तो रशिया का राइज कैसे होता है। उसके बाद जो यूएन है उसका राइज कैसे होता है, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का राइज कैसे होता है, प्रकृति बचाने के कैसे काम चलता है, सुरक्षा क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, फिर वैश्वीकरण क्या है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ये आपको कंप्लीट सिलेबस में पढ़ना होगा। सिलेबस का एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा। ये कुछ होमवर्क है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, कि ट्रीटी जो डेनमार्क और स्वीडन ने रेस्ट्रिक्ट की थी, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ये रिपोर्ट है, देखो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐसे आता है कि डेट दे दिया, रिपोर्ट दे दिया, ट्रीटी दे दिया, मैच करो उसको। ठीक है, उसके बाद बात करें तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, कि 1994 में सिविल वॉर ब्रोक होता है जहां पे नियरली 5 लाख लोग मर जाते हैं तुत्सी ट्राइब के। कहां का ये क्राइसिस के बारे में बात करें तो जब तक नहीं पढ़ोगे एनसीईआरटी तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपनी तैयारी जल्दी से स्टार्ट करनी है। जल्दी से कैसे स्टार्ट करोगे, इस नंबर पे कॉल करो, हमारे काउंसलर से बात करो और अपनी तैयारी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारे वरदान बैच में जुड़ करके स्टार्ट करो। 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, उससे पहले आप क्लासेस को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।